Hey everyone, welcome to my channel Neaty Neat. In this video, I'm going to cover Hershey and Chase experiment or transduction experiment. Why it is known as transduction experiment? I'll tell you later. In early 20th century, most of the biologists believed that the protein acted as a genetic material. However, in 1944, Avery, McLeod and McCarty suggested that DNA might act as a genetic material. To clear this confusion, Hershey and Chase in 1952 did a wonderful experiment, and after this experiment, it became as a final equivocal proof that DNA acts as a genetic material, not protein. In order to understand this amazing experiment, you should know how bacteriophage works. First of all, what is bacteriophage? Bacteriophage is a virus. It is a virus which infects bacteria. That's why bacteriophage. Okay. We already know that when bacteriophage attaches himself to the bacteria, its genetic material enters the bacterial cell, and inside the bacteriophage replicates. Hershey and Chase worked to find the nature of this genetic material which is being transferred from bacteriophage to bacteria, whether it is a protein or DNA. Now, before we start, you should know about viruses. Viruses has two components. First, the protein part, and second, the nucleic acid part. Since bacteriophage is also a virus, it also has two components, protein part and the genetic material. Particularly in bacteriophage, the genetic material is double-stranded DNA. Generally, the nucleic acid, the genetic material could be RNA or DNA. But particularly for bacteriophage, the genetic material is double-stranded DNA. Okay? Clear? You should know about. Now, coming back to the experiment. Hershey and Chase ने वायरसेस को ग्रो किया. वायरसेस इन द सेंस बैक्टीरियोफाज. दो अलग अलग मीडिया में वायरसेस को ग्रो किया. अब वो मीडिया क्या थे? पहले मीडियम में उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्लस सल्फर, नॉर्मल सल्फर. दिस सल्फर इज नॉट रेडियो एक्टिव. सेकेंड मीडियम में उन्होंने लिया नॉर्मल फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर 35. अब आपके मन में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यही दो एलिमेंट्स क्यों लिए, फॉस्फोरस और सल्फर क्यों लिए और रेडियो एक्टिव क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हम किसको ग्रो कर रहे हैं? बैक्टीरियोफाजिस को, जो कि क्या है? एक वायरसेस. और वायरसेस के सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा जेनेटिक मटेरियल, जो कि इस केस में डीएनए है. तो प्रोटीन बनने के लिए ना एक एलिमेंट चाहिए ही रहता है, वो है सल्फर. क्या है? सल्फर. और डीएनए बनाने के लिए एक एलिमेंट जो चाहिए रहता है वो क्या है? फॉस्फोरस. क्या है? फॉस्फोरस. सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने यही दो एलिमेंट क्यों लिया, फॉस्फोरस और सल्फर. क्यों? क्योंकि हम क्योंकि हम वायरसेस ग्रो कर रहे हैं, और वायरसेस को ग्रो करने के लिए सिर्फ दो ही चाहिए रहता है, प्रोटीन और डीएनए. प्रोटीन बनने के लिए सल्फर चाहिए रहता है और डीएनए बनने के लिए फॉस्फोरस चाहिए रहता है. दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने रेडियो एक्टिव क्यों लिया? क्योंकि रेडियो एक्टिव चमकता है. अब ये चमकाने के लिए चमकने के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है? जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ाते जाऊंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता होगा. तो आपके दोनों, आई होप कि आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. अब देखो, दोनों मीडिया में वायरसेस ग्रो कर रहे हैं. इसमें जो वायरसेस ग्रो कर रहे हैं, वायरसेस मतलब क्या? प्रोटीन प्लस डीएनए. मुझे बताओ, इसमें जो वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उसका प्रोटीन सल्फर का बना होगा, करेक्ट? और उसका डीएनए फॉस्फोरस का बना होगा, मोर पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का बना होगा. क्यों? क्योंकि वो इसमें ग्रो कर रहा है मतलब इस मीडियम में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनको यूज करेगा, करेक्ट? इस मीडिया में जो वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उसके पास सल्फर होगा, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं लिया है. और उसका जो डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि उसने अपना जेनेटिक मटेरियल बनाने में, यानी कि डीएनए बनाने में फॉस्फोरस यूज किया होगा. और फॉस्फोरस उसने कहाँ से लिया होगा? ऑब्वियसली जो मैंने उसको दिया है, और जो मैंने दिया वो तो रेडियो एक्टिव है. मतलब ऑब्वियसली यहाँ के वायरसेस में जो डीएनए है वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव. ठीक है, उसका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा और
जो उसका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए वो रेडियो एक्टिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वायरसेस ग्रो कर रहे हैं, वायरसेस ग्रो कर रहे हैं मतलब डीएनए और प्रोटीन चाहिए, डीएनए चाहिए मतलब फास्फोरस चाहिए। यहाँ पे जो मैंने फास्फोरस दिया है वही फास्फोरस वो लेंगे इन ऑर्डर टू मेक द डीएनए। यहाँ पे मैंने नॉर्मल फास्फोरस लिया है तो मतलब उनके डीएनए में नॉर्मल फास्फोरस जाएगा। जो यहाँ पे वायरस, जो इस मीडियम में वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उनके डीएनए में नॉर्मल फास्फोरस जाएगा। और उनको प्रोटीन भी बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए वो लोग सल्फर यूज करेंगे। सल्फर कहाँ से यूज करेंगे? जो मैंने प्रोवाइड कराया है, यहाँ पे मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोवाइड करवाया है तो उनके प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन है तो उन्होंने सल्फर यूज किया होगा और सल्फर तो मैंने रेडियो एक्टिव दिया है। तो इस केस में यहाँ पे जो इस केस में यहाँ पर जो वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उनका डीएनए नॉर्मल होगा यानी कि रेडियो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सल्फर रेडियो एक्टिव लिया है और फास्फोरस यहाँ पे नहीं लिया। तो बता देती हूँ, यहाँ पे जो वायरसेस थे उनका डीएनए रेडियो एक्टिव था लेकिन प्रोटीन नॉर्मल था, नॉन रेडियो एक्टिव था। लेकिन यहाँ पे जो वायरसेस ग्रो कर रहे हैं उनका जो डीएनए है वो नॉर्मल है, रेडियो एक्टिव नहीं है, और उनका जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है। अब डायग्राम से भी समझ लो, यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिविटी को मैंने रेड कलर से दिखाया है और बाकी का ब्लू कलर से, मतलब जो रेडियो एक्टिव है उसको रेड कलर से दिखाया है और जो रेडियो एक्टिव नहीं है उसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। तो सिर्फ डीएनए है और बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव है। और इस डायग्राम में क्या है? सिर्फ डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, बाकी सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो ठीक है, तो अब ये क्या है? बैक्टीरियोफाजेस हमने रेडी कर लिए हैं। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव फाजेस मिले हैं, अब उन्होंने इन दो फाजेस को अलग अलग ई-कोलाई बैक्टीरिया से अटैच करवाया। कौन से बैक्टीरिया से? ई-कोलाई बैक्टीरिया से। अब क्या हुआ? तो इस वाले वायरस को भी ई-कोलाई बैक्टीरिया से अटैच करवा दिया और इस वाले वायरस को भी ई-कोलाई बैक्टीरिया से अटैच करवा दिया। अब क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरियोफाज कैसे काम करता है। जब भी वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तब वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है। बैक्टीरियल सेल उस जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के उसको रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है और इस तरह से बैक्टीरियोफाज अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है इन बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज ने ई कोलाई को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया है तो अब वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजेगा, इस केस में भी, इस केस में भी। तो अब क्या होगा? अब जो बैक्टीरियोफाज है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा है ना। इस केस में रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर गया और इस केस में नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए अंदर गया। क्यों? तो जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरियोफाज जब भी किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो खुद अंदर नहीं जाता, खुद पूरी तरीके से अंदर नहीं जाता, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता है और जेनेटिक मटेरियल से ही वो पूरे अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा, खुद पूरा नहीं गया। यहाँ पर भी सेम चीज हुई। तो अंदर क्या गया? रेडियो एक्टिव डीएनए और यहाँ पे अंदर क्या गया? नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, तो पहले हर्शी एंड चेज ने इन्फेक्शन करवाया। किसका? बैक्टीरियोफाज का, बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करवाया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन। उसके बाद क्या होगा? बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजेगा। यहाँ पर भी अब क्या हो गया? अब काम हो गया ना। तो हर्शी एंड चेज ने ब्लेंडिंग कर दी ताकि अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, जो बैक्टीरिया पर अटैच थे, वो हट जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने ब्लेंडिंग कर दी जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया से पहले इन्फेक्टेड थे, आई मीन अटैच थे, वो अब हट चुके। अब उन्होंने किया सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप ऐसे समझ सकते कि बहुत तेज घुमा दिया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हैवी पार्ट है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइट पार्ट है यानी कि जो सुपरनेटेंट है, लाइट पार्ट को हम सुपरनेटेंट भी बोल सकते हैं, वो ऊपर रहेंगे। हैवी पार्ट में कौन है? बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स आर हैवियर एज कंपेयर टू वायरसेस। और सुपरनेटेंट में कौन रहेगा यानी कि लाइट पार्ट में कौन रहेंगे? वायरसेस। तो मुझे बताओ फर्स्ट केस में रेडियो एक्टिव कहाँ डिटेक्ट होगी? हैवी पार्ट में कि सुपरनेटेंट में?
तो देखो स्टार्टिंग से समझते हैं। इस केस में रेडियो एक्टिव डीएनए था और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरियोफाज ने अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया, पूरी तरीके से अंदर नहीं गया। मतलब जिसमें उसकी रेडियो एक्टिविटी थी, क्योंकि इस केस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी थी, तो वो रेडियो एक्टिविटी अपनी रेडियो एक्टिविटी उसने सेल्स में भेज दी, करेक्ट। और खुद अब वो रेडियो एक्टिव नहीं रहा। अब जो है क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए सेल के अंदर चला गया, तो अब ये सेल जो है ये रेडियो एक्टिव बन गया। मतलब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस केस में बैक्टीरियल सेल नीचे चला जाएगा क्योंकि ये हैवी है, और बैक्टीरियोफाज वायरस ऊपर रहेगा क्योंकि ये हैवी है। मतलब ये हैवी पार्ट बनाएगा और ये सुपरनेटेंट पार्ट बनाएगा। और इस केस में जो है रेडियो एक्टिविटी किस में डिटेक्ट होगी? ऑब्वियसली हेवियर पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो इस केस में रेडियो एक्टिविटी कहाँ डिटेक्ट होगी? सेल्स में, यानी कि हैवी पार्ट में। और सुपरनेटेंट में इस केस में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। वेराज इस केस में जो बैक्टीरियोफाज था उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, क्योंकि मैंने इस केस में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। तो इसमें बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, जेनेटिक मटेरियल नॉन रेडियो एक्टिव था। लेकिन वो तो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है। मतलब अब जो है जो सेल में उसने कुछ ऐसा भेजा है जो नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी कि अब जो ये सेल है वो नॉन रेडियो एक्टिव है और ये जो खुद है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अंदर नहीं जाता, डीएनए अंदर जाता है, और इस केस में डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स हैवी पार्ट में चले जाएंगे और वायरसेस सुपरनेटेंट में ही रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वायरसेस रेडियो एक्टिव है, सेल्स रेडियो एक्टिव नहीं है, इसीलिए सेल्स में यानी कि हैवियर पार्ट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी। तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। लेकिन रेडियो एक्टिविटी किस में डिटेक्ट होगी? सुपरनेटेंट में। इस केस में सेल्स में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई और इस केस में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। तो देखो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 2 डिफरेंट मीडिया में वायरसेस को ग्रो किया था। उनको ये पता था कि पहले मीडिया में मैंने क्या लिया है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया है और नॉर्मल सल्फर लिया है। तो उनको ये पता था कि यहाँ पर जो वायरसेस ग्रो होंगे उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, यानी कि रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए, और मैंने कौन सा फॉस्फोरस अवेलेबल किया है? रेडियो एक्टिव वाला। तो जरूर इन वायरसेस ने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला यूज किया होगा, यानी कि इनका डीएनए जरूर रेडियो एक्टिव होगा। और बाकी के पार्ट में सल्फर लगता है क्योंकि बाकी का पार्ट प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो बाकी के पार्ट में सल्फर का यूज किया होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं लिया है। मतलब जरूर उन्हें समझा होगा कि यहाँ पे वायरस जो है उनका रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल फॉस्फोरस लिया है और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है। तो क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस लगता है और फॉस्फोरस तो नॉर्मल है, इसीलिए यहाँ का जो डीएनए है वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा और जो प्रोटीन पार्ट है वो रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर रेडियो एक्टिव है। तो उनको ये पता था कि इस वाले में क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो इस वाले वायरस को जब उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करवाया तो उनको ये पता था कि जरूर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, भले ही वो प्रोटीन है या डीएनए है, ये उनको नहीं पता था, क्योंकि उनको यही फाइंड आउट करना था कि वो डीएनए है कि प्रोटीन है। लेट्स अज्यूम प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इस केस में मैंने प्रोटीन को क्या लिया है? नॉन रेडियो एक्टिव, और डीएनए को यानी कि डीएनए को क्या लिया है? रेडियो एक्टिव। मैंने इस केस में मैं ऐसा मान रही हूँ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अगर मैं प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान रही हूँ, मतलब जरूर यहाँ से यहाँ बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया में कौन ट्रांसफर होगा? जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। मतलब
यहाँ से यहाँ प्रोटीन जाएगा, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिविटी जाएगी बैक्टीरिया में। मतलब बैक्टीरियल सेल्स जो है वो अभी नॉन रेडियो एक्टिव है। अगर मैं प्रोटीन सेल्स को क्या मानूं, जेनेटिक मटेरियल मानूं, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बैक्टीरियल सेल्स हैवी होते हैं तो वो नीचे चले जाएंगे, और वायरस जो है वो लाइट होते हैं तो वो ऊपर ही रहेंगे, सुपरनेटेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट केस में जहां पर प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव लिया था मैंने और डीएनए रेडियो एक्टिव लिया था, तो फर्स्ट केस में बैक्टीरियल सेल्स कैसे थे, नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि प्रोटीन गया ना उसके पास जेनेटिक मटेरियल, ऐसा अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ तो बैक्टीरियल सेल्स नॉन रेडियो एक्टिव रहेंगे। मतलब हैवी वाला पार्ट नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा, और जो लाइट वाला पार्ट है जिसमें वायरस है उसके पास तो डीएनए ही बचा ना, और डीएनए तो मैंने फर्स्ट केस में रेडियो एक्टिव लिया है। मतलब फर्स्ट केस में जो हैवी वाला पार्ट है उसमें नॉन रेडियो एक्टिव दिखेगा, और जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। मतलब आंखों से देखने पर सुपरनेटेंट चमकेगा, क्यों? क्योंकि उसी में रेडियो एक्टिविटी है, और जो हैवी वाला पार्ट है जो नीचे है वो नहीं चमकेगा क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट केस में तो उल्टा रिजल्ट मिला है। रेडियो एक्टिविटी सेल्स में यानी कि हैवी पार्ट में डिटेक्ट हुई है और सुपरनेटेंट में डिटेक्ट नहीं हुए। मतलब आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? तो देखो, आप लोग कैसे सोचोगे मुझे पता है। रेडियो एक्टिविटी सेल्स में डिटेक्ट हुई, मतलब बैक्टीरिया में जो भी चीज है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट केस में यानी कि इस केस में मैंने किसको रेडियो एक्टिव लिया था? डीएनए को। और यहां पर भी सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि सेल तो देखो, सेल जो था उस नॉर्मल जो मैंने पहले इकोलाई सेल लिया था उसमें तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, करेक्ट, वो तो नॉर्मल था एकदम। लेकिन बाद में सेल्स में रेडियो एक्टिविटी आ गई। कहां से आई? जरूर ये जो बैक्टीरियोफाज है वहीं से आई होगी, करेक्ट। लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियोफाज से आई होगी। लेकिन फर्स्ट केस में बैक्टीरियोफाज में मैंने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया है ना, डीएनए रेडियो एक्टिव लिया है, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी जरूर डीएनए से आई होगी। अगर इस केस में रेडियो एक्टिविटी कहां से आई होगी? डीएनए से। मतलब जरूर डीएनए ही तो ट्रांसफर हुआ होगा, और जो ट्रांसफर होता है वही तो जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, लेकिन सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी। सुपरनेटेंट कौन? यानी कि वायरस। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, मतलब जरूर सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा और वायरस में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, क्योंकि सुपरनेटेंट में वायरस है। अब सेल्स में यानी कि बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, मतलब कुछ ऐसी चीज सेल बैक्टीरियोफाज से कुछ ऐसी चीज आई होगी सेकंड केस में जो कि रेडियो एक्टिविटी नहीं है, करेक्ट है ना। और सेकंड केस में यानी कि इस केस में मैंने किसको नॉन रेडियो एक्टिव लिया है? डीएनए को। और किसको रेडियो एक्टिव लिया है? बाकी के पार्ट को, यानी कि प्रोटीन को। और सेल्स में यहाँ पे तो रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है, यानी कि डीएनए ही गया होगा, है ना। और यहाँ पे सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, मतलब ये प्रोटीन हुआ होगा, और प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं होता ना। अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता इस केस में, तो इस केस में सेल्स में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए थी ना, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी सेल्स में दिखाई नहीं दी। यानी कि जो हैवी वाला पार्ट है सेकेंड केस में वो चमक नहीं रहा। समझ में आया? तो इसीलिए हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये फाइनल इक्विवोकल प्रूफ दे दिया गया कि यस, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।